नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो बात अफगानिस्तान की। जी हां, अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबानियों के कब्जे के साथ ही भारत के लिए चौतरफा चुनौतियां बढ़ गई हैं। अब तक हम देखते रहे कि अफगानिस्तान की सरकार के साथ भारत का संबंध जो था, रिलेशन जो था, वो दोस्ताना रहा है, लेकिन अब स्थिति जो है वो बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रही है। ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों की खातिर भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की है। भारत की मदद से कई वहां पर जो विकास परियोजनाएं अफगानिस्तान में चल रही हैं, कहें ये कहना वाजिब नहीं होगा, लेकिन चलती रही अभी तक, जब तक कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किया था। और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी हैं। सार्क में दोनों देश एक साथ हैं। आप याद कीजिए कि 2007 में सार्क में अफगानिस्तान भी शामिल हुआ था, सार्क कंट्रीज में। और भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी अफगानिस्तान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, अहम है। इतने खास रिश्तों वाले देश में इतनी बड़ी राजनीतिक उथल पुथल मची, तो ये उम्मीद तो करना लाजिमी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गंभीर मसले पर कुछ कहेंगे। लेकिन अब तक उनकी चुप्पी कई सवालों को जन्म दे रही है। दोस्तों, कई सवाल ऐसे हैं जो ये यहां पर पूछने की इच्छा होती है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर चुप क्यों हैं, क्या कारण है। वैसे तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने के मौके तलाशते रहते हैं। जब देखिए टेलीविजन पर आते हैं, हर छोटे बड़े मसले पर वो टेलीविजन पर आकर देश को संबोधित करते हैं। और जब देश वाकई उनसे कुछ सुनना चाहता है तो वो मुंह पर उंगली रख करके चुप बैठ जाते हैं। चीन के मसले पर भी ऐसा ही हुआ था। आपको याद कीजिए कि वहां भी बिना नाम लिए हुए चीन को ललकार रहे थे, लेकिन चीन का नाम नहीं लेते थे। अब ये नहीं बता रहे हैं कि तालिबान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर आने वाले समय में क्या संबंध रखने की सोची है, आखिर किस तरह की डील करेंगे। क्योंकि एक डील तो पहले से चल रही थी जिसमें व्यापारिक समझौता था, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम था, बहुत सारी चीजें थी। और साथ साथ अफगानिस्तान के साथ आने वाले समय में रिश्तों की डोर को आगे कैसे बढ़ाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं। और इन सवालों के इर्द गिर्द घूमेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबकी नजर है। और ये हम जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं यहां दोस्तों कि आखिर तालिबान के मसले पर, अफगानिस्तान के मसले पर चुप क्यों हैं चुप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी की क्या वजह है। और इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं तीन वरिष्ठ पत्रकार, और पत्रकार भी हैं, और अरुण जी प्रोफेसर भी हैं। तो पत्रकार, प्रोफेसर, पॉलिटिकल एनालिस्ट सब हैं। तो अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ ही पुष्परंजन जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथ ही ऑनलाइन एडिटर। तो आप तीनों का स्वागत करता हूं। अरुण जी आपका भी, पुष्परंजन जी आपका भी, और अमलेंदु जी आपका भी। और साथ में स्वागत है दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों आप सबका जो हमारे साथ अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और इस खास कार्यक्रम में हम आपके सामने यही पेश कर रहे हैं, इन्हीं सवालों के साथ कि आखिर चुप्पी क्या कहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तालिबान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, क्या जो राजनीतिक घटनाक्रम बदला है, इतनी तेजी से बदला अफगानिस्तान में। उम्मीद नहीं थी कि 15 अगस्त के दिन जब हम आजादी की अपने 74वीं वर्षगांठ मनाएंगे, भारत मना रहा होगा, उधर अफगानिस्तान में बहुत कुछ बदल चुका होगा। अफगानिस्तान के साथ, वहां के लोगों के साथ एक आत्मीय संबंध हमारा है, उस संबंध का क्या होगा। वहां की लोगों की नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं भारत की ओर, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी ओर। प्रधानमंत्री लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सीधा इन्हीं सवालों के साथ आना चाहूंगा। पुष्परंजन जी, सबसे पहले आपके पास, आखिर क्या कहेंगे, थोड़ा ओपनिंग कमेंट आप तीनों से चाहूंगा। इस चुप्पी का राज क्या है। बहुत सारी बातें आगे चल के भी करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनसे यह उम्मीद तो की जा सकती है कि आखिर किसी देश में, वो भी पड़ोसी देश में, अगर इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए तो आप कुछ तो बोलेंगे, देश की जनता को कुछ तो कहेंगे आप। नहीं, कुछ कहना अभी मैं चुप रहूंगी नहीं। फिल्म वाली फिल्म चल रही है प्रधानमंत्री निवास पर, वो जो कुछ बोल रहे हैं अंदर बोल रहे हैं। मतलब कि वहाँ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है, CCS की कल बैठक हुई थी। उस बैठक में उन्होंने अपने जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के लोग थे, जो मंत्रीगण थे, उनको ये संदेश दिया कि हमें वहाँ जो भारतीय रह गए हैं या जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको वहां से यहाँ लाना है, उनकी सुरक्षा की चिंता हमें है और क्या उपाय किए जा सकते हैं इसकी चिंता हमें है।
ये चीजें थोड़ी सी छन के बाहर आई है, लेकिन ये अनऑफिशियली, मतलब ये उन्होंने अपने कुलीग को संबोधित किया है। और सबसे जो दिलचस्प बात है कि वहां एम्बेसी के लोग वहां से यहाँ भारत विशेष विमान से चले आए, गुजरात के जामनगर में उतरे और विमान से उतरते वक्त उन्होंने बाकायदा भारत माता की जय के नारे लगाए। जो उस विमान के विजुअल्स दिख रहे थे, जो काबुल से वहां से यहाँ लैंड किया जामनगर में, उस विजुअल्स में साफ साफ दिख रहा था कि जगह थी और जो बच्चे कुछ भारतीय वहां हैं उनको लाया जा सकता है। अगर एक विमान गया है तो दूसरा विमान भी जाता है और जितने भारतीय कंदहार से लेके काबुल या दूसरे इलाकों में हैं उन्हें लेके आने की व्यवस्था अगर संकल्प होता तो कर सकते थे। लेकिन शर्मनाक स्थिति यह है कि हमारे होना ये चाहिए कि जितने भी वहां पर कूटनीतिक मिशन के हमारे लोग हैं आखिरी वक्त तक रहते और वहां से भारतीयों को लेके आते तो शायद भारत माता की जय बड़ा ही सुशोभित होता। और हमें भी लगता है कि एक जिम्मेदारी का निर्वहन हो रहा है वहां पर, मगर ऐसा राजीव जी हुआ नहीं और सीधा सीधा वहां से अपनी जान बचा के आए। और उनके शौर्य का भी बड़ा कि भाई बड़ी वीरता के साथ वहां से जान बचा के यहाँ पर भारतीय मिशन के लोग चले आए हैं। मगर शर्मनाक हमें ये लगता है, हम ऋणी भी हो गए फ्रांस के। 21 लोगों को फ्रांस ने, 21 भारतीय मूल के लोगों को फ्रांस ने अपने विमान से पेरिस लेके फ्रांस गया और वहां से संदेश भेजा भारत को कि हम आपके 21 लोगों को सुरक्षित लेके आ गए हैं, आप फिर वहां से आप चाहें तो बुला लें दिल्ली या जहां भी भारत के किसी भी हिस्से में। ये एक तो फ्रांस के ऋणी हो गए, दूसरा फ्रांस ने एक तरह से मतलब कि अपरोक्ष रूप से भारत को शर्मसार भी तो किया कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप दूसरे देश के लोग आपके नागरिकों की चिंता कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है राजीव जी, और भारतीय डिप्लोमेसी के लिए ये आने वाले दिनों में आप जो विश्व गुरु बनते हैं, आपका विश्व गुरु बनना और आपकी जिम्मेदारी पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है। इसके लिए ओपनिंग कमेंट है, बाकी चीजें फिर हम बाद में आते हैं उस पर। जिम्मेदारी भी बनती है, प्रश्न चिन्ह भी लगता है। फ्रांस जैसा देश आपके नागरिकों को भले 21 को ही, लेकिन वो लेकर जाता है, पेरिस लेकर जाता है और फिर भारत को कहता है कि आपके नागरिकों को हम ले आए हैं, 21 लोगों को ले आए हैं, अब आप अपने घर ले जाइए। लेकिन सवाल ये उठता है, जैसा कि अभी पुष्परंजन जी बता भी रहे हैं, कि जब वहां से डिप्लोमेट्स आते हैं, एम्बेसी के लोग गुजरात उतरते हैं, जय भारत माता की जय के नारे भी लगाते हैं, लेकिन उसी प्लेन में सीटें जो खाली होती हैं उसमें क्या और भारतीय नहीं बैठ सकते थे? तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब भी खोजना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल यही है कि आखिर इतनी तेजी से बदले हुए घटनाक्रम की जानकारी क्या दुनिया को नहीं थी? और अगर थी तो क्या भारत को नहीं थी? अगर भारत को थी तो फिर भारत ने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? और नहीं थी और कुछ लोगों को थी। अगर इसमें थोड़ा सीधे आना चाहूंगा प्रोफेसर अरुण जी आपके पास, कि आखिर क्या कारण है कि भारत के लोग वहां फंसे रह गए, भारत को इस घटनाक्रम का कुछ भी अता पता नहीं रहा, और अब स्थिति है कि जो विजुअल्स वहां से आ रहे हैं, कई ऐसे लोगों के वीडियो जो हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू वो शेयर कर रहे हैं और परेशानियों में फंसे हुए हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यहां यह है कि भारत के प्रधानमंत्री अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। मीटिंग्स चल रही हैं अंदर खाने में, सब कुछ चल रहा है, भारत के विदेश मंत्री का बयान आता है, सब कुछ है, लेकिन जो प्रधानमंत्री, जैसा शुरुआत में भी मैं बोल रहा था कि हर छोटे बड़े मौके पे थाली पीटनी हो तब, तालियां पिटवानी हो तब, फूल बरसवाने हो तब, या नोटबंदी की घोषणा करनी हो तब, ऐसे बहुत तमाम ऐसे मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं, लेकिन इसमें एक ट्वीट तक नहीं आया उनका। ओवरऑल इस पूरे घटनाक्रम पे आप क्या कहेंगे, आपका क्या स्टेक है, और किस रूप में देखते हैं प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जी आप? बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख किया जिसमें प्रधानमंत्री की वाचालता जो है वो लगातार नजर आती है। अभी चुप्पी क्यों है, इस पर अगर मैं बढ़ूं, उससे पहले मैं ये जो पुष्परंजन जी चर्चा कर रहे थे उसमें अखबारों के जो वर्णन है वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। रोचक ये है कि 56 घंटे तक सोए नहीं, भूखे रहे, आदि आदि। जो स्वागत भारत पहुंचने पर हुआ उसमें मुझे लगा कि हम फिर
एक कोशिश ये कर रहे हैं कि छोटी सी बात को इवेंट कैसे बनाया जाए। ये बहुत सामान्य क्रम है कि बाहर से आए और हम उनको चुपचाप आने देते, क्योंकि हम विजय यात्रा से तो लौटे नहीं थे। मुझे ये भी समझ में आता है कि जब आपने अपना राजनयिक मिशन बिना अनाउंस किए, घोषित किए बंद कर दिया, तो अब जो लोग वहां रह गए हैं उनकी दिक्कतें कम तो होंगी नहीं, दृश्य और भी कारुणिक होंगे। और आप जो फ्रांस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि फ्रांस और सब देश जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापक संदर्भों में देख रहे हैं। वर्णन ये भी था कि हम भारत तक, हमारे राजनयिक भारत तक अमेरिकी सहायता से पहुंचे हैं, जिसका अर्थ ये कि 4 पॉइंट 5 पॉइंट और इवेंट बनाने में आप इस घटना को भी महत्वपूर्ण माने कि हमने कैसे कहा कि कैसे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री सारी घटनाओं को मॉनिटर करते रहे। मॉनिटर तो किया, पर अभी ये कोई औपचारिक फिगर हमारे पास नहीं है। मुझे ध्यान में नहीं आया कि कितने लोग हमारे अभी वहां फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका इवैक्यूएशन, उनको वहां से लाना भी एक समस्या है। और खास करके राजनयिक दूतावास के प्रमुख अधिकारियों के लौटने के बाद स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मेरी जानकारी ये कहती है कि वो उसको कम कर दिया। इस पर तो हम अलग से बात करेंगे, पर मैं इसको व्यापक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करना चाहता हूं। और उसमें 2 प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक, क्या हम अफगानिस्तान की नई सरकार को मान्यता देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि हमारे दोनों महत्वपूर्ण पड़ोसियों ने अफगानिस्तान की नई सरकार, जो अभी बनी भी नहीं है, पर उन्होंने ये कहा है कि वो उसको मान्यता देने के लिए तैयार हैं, जिसका अर्थ ये है कि हम मान्यता में भी राजनीति करना चाहते हैं। वैसे भारत को ये लगता है कि अगर वो मान्यता नहीं देगा तो वो सरकार तहस नहस हो जाएगी। हम लोगों ने बड़ा इसका राजनयिक अंतर्राष्ट्रीय कानून की इस स्थिति का बड़ा राजनैतिक उपयोग किया है। जब चाइना का खुद का मसला था तो हम पहले देश थे गैर साम्यवादी जिसने चीन को मान्यता दी थी 1949 में। पर अब हम मान्यता के ऊपर कितनी चुप्पी रखेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में मुझे ये मालूम है कि मान्यता आचरण के द्वारा ही प्रदान की जा सकती है, इम्प्लाइड जिसको कहते हैं, और एक्सप्रेस में मुझे लगता है कि अभी काफी देर है। इसके साथ साथ हम लोग इस चुप्पी को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में भी समझें, क्योंकि अभी अमेरिका ने अपना एटीट्यूड स्पष्ट नहीं किया है। तो जब अमेरिका नहीं बोला तो उससे पहले हम कैसे बोल लें? अभी जो बोले हैं उनमें चीन मुखर है। पाकिस्तान की मुखरता तो समझ में आती है, क्योंकि पाकिस्तान, उसमें सबसे लंबी बॉर्डर अगर अफगानिस्तान के साथ कोई शेयर करता है तो वो पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान का लगातार अफगानिस्तान के संबंधों में हस्तक्षेप रहा है। तालिबान से उनके निकट संबंध हैं और आतंकवादी लिंकेजेस की बात बार बार की जाती है। अब मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स बड़े लंबे समय तक हमारे साम्राज्यवादी मालिक रहे। वो बड़े चतुर और चालाक समूह था जिसने अफगानिस्तान की सीमाओं को, उनके लोगों को एक बफर, एक मध्यस्थ
एक बीच के क्षेत्र के रूप में यूज किया और उसमें उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमारी तरह कब्जा नहीं कर लिया था। उन्होंने उनकी अलग स्वायत्त पहचान बनाए रखी, क्योंकि अगर वे उसको ऑक्युपाई कर लेते, उस पर कब्जा कर लेते, तो उनको सेंट्रल एशिया से सीधा ही संपर्क, सीधा ही डील करना होता था। और वो दोनों डीलिंग्स वेस्ट एशिया के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ, उसको बचाने का काम अपनी बफर स्टेट के कारण कर सके। पर हमारे लिए ये कठिन है कि हम उस बफर का यूज कर पाए, क्योंकि उसके बिल्कुल पड़ोस में, उसकी सीमा से लगी हमारे सबसे बड़े, जिससे हमारे तनावपूर्ण संबंध है पाकिस्तान से, उसके साथ उसकी सीमाएं हैं और उनका वहां लगातार हस्तक्षेप है। दूसरा, चीन भी उसमें कम महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे अगर आप नक्शे में देखें तो नजर ये आता है कि हमारा और चीन का जो अफगानिस्तान से संपर्क है, सीमा संपर्क, वो लगभग बराबर होना चाहिए। एग्जैक्ट किलोमीटर्स में तो मैं नहीं कह सकता, वो मैंने अभी जांचा नहीं, पर वो जो टांग जैसा होती है, पैर का जो फंसा हुआ होता है पूंछ की तरह, उस तरह का कुछ है। पर हमें उसको गंभीरता से हम लेंगे, ये विश्वास है। और यहाँ एक राष्ट्रीय संबंध, उसका संदर्भ भी देखना गलत नहीं होगा, क्योंकि भारतीय विदेश नीति में और खासकर पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे संबंध रहे हैं अंतरराष्ट्रीय कानून के, उसमें आंतरिक नीतियों का गहरा प्रभाव बार बार नजर आता है। और इस समय मैं इस बात के ऊपर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ राज्यों में चुनाव हैं और उसमें उत्तर प्रदेश राज्य का चुनाव है। ऐसी स्थिति में हम इस प्रश्न पर कैसे रिएक्ट करें? मुझे लगता है कि जो चुप्पी है उसका गहरा अर्थ तो यही है कि अभी उत्तर प्रदेश और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जो अनिवार्यताएं हैं उनमें हम कैसे तालमेल बिठाएं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का प्रश्न बहुत सीधा है। और जैसा हम पाकिस्तान के ऊपर रिएक्ट करते हैं, मुझे कई बार लगता है कि क्या हम अफगानिस्तान पर भी वैसा रिएक्शन तो नहीं करेंगे। जी राजीव जी, बहुत सारी बातें, और उसमें महत्वपूर्ण बात जो आपकी आखिरी लाइन थी कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है और क्या उसका संबंध, और इधर हिंदू मुस्लिम और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो कई बार अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हमारे हैं वो इंटरनल अंतर्देशीय संबंध में भी बहुत गहरा असर डालते हैं। ऐसे जो और खासकर इन मौकों पे ये समझने की जरूरत है यहाँ पर। और सीधे अमलेंदु जी, अब आपके कमेंट के लिए आऊंगा आपके पास और ये जानना चाहूंगा कि आखिर इस, एक तो वही सवाल जो शुरुआत में सबसे मैं पूछ रहा हूं कि आखिर चुप्पी का कारण क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? यह समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे टेलीविजन पर आकर, चाहे ट्वीट करके या मतलब सोशल मीडिया के थ्रू जिस भी ढंग से हो, वो अपने मैसेज का, अपने पैगाम को पहुंचा देते हैं जनता के बीच। इस मसले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या तालिबान को मान्यता भारत देगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच एक सवाल यह भी है अमलेंदु जी कि क्या हम इसे चुनावी संदर्भ में भी देखें? 5 राज्यों का चुनाव, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव यूपी जैसे बड़े सूबे का, और उस संदर्भ में भी देखा जाए क्या इस पूरे मसले को, इस पूरे घटनाक्रम को जो अफगानिस्तान में तो हुआ है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका संबंध, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा और खासकर आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। क्या कहेंगे ओवरऑल? देखिए राजीव जी, एक तो पहली बात प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर के मुझे लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री की प्रशंसा की जानी चाहिए कि इतने गंभीर मसले पर प्रधानमंत्री जो है उनकी वाचालता, वो उस पर उन्होंने लगाम लगाया और घर में घुस के मारेंगे और इस तरीके की बातें नहीं की। तो मुझे लगता है कि ये गंभीर मसले पर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से खामोशी अख्तियार की है, तो इसमें प्रधानमंत्री की सराहना की जानी चाहिए, चूँकि तालिबान जो है वो पाकिस्तान नहीं है। एक तो पहले इस बात को समझ लिया जाना चाहिए कि तालिबान जो है वो रूस से भी लड़े हैं, नाटो की सेनाओं से भी लड़े हैं और लगातार लड़ रहे हैं 30-40 साल से।
मतलब 20 साल से तो ये लगातार संघर्ष हो ही रहा है जबरदस्त तरीके से। तो बीच में गलती जो थी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी जो थी वो बयान देकर के एक बार की थी, मुझको ध्यान पड़ता है, पुष्परंजन जी उसकी तारीफ करेंगे कि उन्होंने कहा था कि हम जो सेना भेज देंगे अफगानिस्तान में। तो ये गलती वो अटल जी कर चुके थे एक बार कह करके। तो अब वो कैसे सेना भेज देंगे और कैसे हमारी सेना वहां जाएगी, तो ये तो अलग का विषय है। और मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि वो इस तरह की कोई बात करें कि हम सेना भेज देंगे। जहां से अमेरिका जो है अपनी दुम दबा के भाग रहा है और लोगों को मरता हुआ छोड़ के जा रहा है, तो आप जो है वहां जाकर के भारत की सेना क्या करेगी और कितने मोर्चों पे हम लड़ेंगे। हम एक तरफ पाकिस्तान से भी लड़ाई लिए मोल बैठे हैं, एक तरफ हम चीन से भी लड़ाई मोल लिए बैठे हैं, और हम एक नया मोर्चा जो है वो तालिबान के खिलाफ भी खोल लेंगे। दूसरी बात यह है कि तालिबान दुनिया के लिए आतंकवादी हो कुछ भी हो, लेकिन भारत के साथ तालिबान ने कोई छेड़छाड़ अभी तक नहीं की, जो मेरी जानकारी है, सीधे तरीके से नहीं की। उन्होंने भारत की अंदरूनी राजनीति में कोई दखल जो है वो नहीं दिया है। यहाँ तक कि तो कश्मीर जो लगा हुआ हिस्सा है वहां के भी अंदरूनी मामला में तालिबान ने जो है वो सीधे सीधे कोई दखलंदाजी नहीं की है। पाकिस्तान जबकि लगातार दखलंदाजी करता रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस चीज को भी शायद समझ रहे होंगे कि तालिबान से जो है वो लड़ाई एकदम से ठीक नहीं है, और आने वाली जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस है वो क्या होंगी और किस तरीके से तालिबान के साथ, देखिए जिनका सबसे बड़ा स्टेक था, जो साथ में लगे हुए हैं और जिनका सबसे ज्यादा मतलब होना चाहिए था, उस पर चीन और रूस जो है, उन्होंने पहले ही उनके साथ अंदरूनी अपना मामला सब सेटल कर लिया है। अमेरिका भी जो है उनसे कई दौर की बातचीत करके, और अभी से नहीं, मतलब जब ट्रंप थे तब से बातचीत हो रही है। और क्या वो मुल्ला बदर है, क्या नाम है, जिसको पाकिस्तान की जेल से जो रिहा करवाया, वो अमेरिका के कहने पे ही रिहा कराया गया। तो और उसके साथ बातचीत हुई सब मिला करके, तो अमेरिका ने बातचीत करी सब। तो जब ये परिस्थितियां हैं तो ऐसे में भारत इतना महाबली हो जाएगा कि वो है वो हमला कर देगा या सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, ऐसी परिस्थितियां मुझको नहीं लगती। हालांकि मेरे बयान को देशद्रोही वक्तव्य नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की खामोशी है, तो इसीलिए जो है बहुत से संशय पैदा हो रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री कहीं कोई सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सब बात चल रही है, मेरे मन की चीज नहीं है कि क्या प्रधानमंत्री किसी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं, खामोश बैठे हैं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक से पहले भी प्रधानमंत्री इस तरीके से खामोश बैठे हुए थे। लेकिन मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री गंभीर व्यक्ति हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उनको अच्छे तरीके से समझते हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री भी खामोश है। दूसरा, मान लीजिए आज प्रधानमंत्री को बयान देता है, जैसे बार बार सोशल मीडिया पर एक बयान जारी हो रहा है उनका, शायद 2015 का है, कि आतंकवाद के खिलाफ जो दुनिया को एकजुट होना चाहिए और तालिबान जो है वो आतंकवादी है और इसको प्रश्रय देते हैं। तो अगर ये वीडियो तालिबान तक फिर से पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कि भारत के साथ संबंधों में एक खटास पैदा हुई। ये आज का तथ्य है और सत्य है, दोनों चीजें हैं कि तालिबान अब अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुके हैं। आप उनको मान्यता दीजिए या ना दीजिए, वो तालिबान इस समय अफगानिस्तान की सरकार है। हमारे मानने ना मानने से इस पर कोई अंतर नहीं पड़ जाएगा कि तालिबान जो है सरकार नहीं है कि आतंकवादी है। हमारे मानने ना मानने से दुनिया पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये सत्यता है कि वो कब्जा कर चुके हैं और वहां के राष्ट्रपति अब्दुल गनी जो है अशरफ गनी, वो झोला उठा के जा चुके हैं। तो ये सत्यता है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री सारी जो चीजें हैं उनको सब देख रहे हैं, और इसीलिए वो अंतर्राष्ट्रीय, मतलब हालांकि प्रधानमंत्री जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे भी देश के अंदर राजनीति बहुत करते हैं, और ये 70 सालों में पहली बार हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे जो है आप विदेश नीति को लेकर के आप देश की राजनीति के अंदर जो इस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे देश की छवि भी खराब हो और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी खराब हो। लेकिन इस बार मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने बहुत जो है वो संयत और बहुत सोचा समझा कदम उठाया है, खामोश रहने का। सारी दुनिया की अभी प्रतिक्रियाएं देख ली जाए, तालिबान को कौन मान्यता देता है, कौन मान्यता नहीं देता है। हालांकि भारत जो अब तो वो क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कुछ हो गया है, प्रधानमंत्री जो है वो हो बताया जा रहा, 70 साल में पहली बार हुआ है ये। पता नहीं पहली बार हुआ है कि नहीं हुआ है, हालांकि मुझे जानकारी शायद 10 साल पहले भी ऐसा हो चुका है। पुष्परंजन जी ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि विदेश नीति के जानकार जो है और विदेश मामलों के जानकार पुष्परंजन जी ज़्यादा हैं, तो बताएंगे कि वो पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन अभी है। तो अभी अगर यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है या जो भी है उसके प्रमुख का भी बयान ना आए तो ये भी एक जो है दुनिया के लिए चिंता का विषय है। फिर हम सार्क में भी जो है हम जो है वो कोरोना से लड़ाई के लिए जो है हम देते हैं कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री बाकायदा सार्क देशों की बैठक में जो है घोषणा करते हैं जिसको जो चाहिए हमसे ले ले। अफगानिस्तान भी सार्क में आता है, मेरी जानकारी यहाँ तक है, क्योंकि मैं जानकार नहीं हूँ ज़्यादा विदेश मामलों का, तो लेकिन मुझे जानकारी है कि शायद अफगानिस्तान जो वो भी सार्क में आता है। तो अब क्या भूमिका होगी भारत की, सार्क में क्या भूमिका होगी, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। यूएन में भारत की क्या भूमिका होगी है। मान लीजिए अगर अमेरिका मान्यता दे देता है तालिबान को, तो क्या भारत कहेगा कि तालिबान अब आतंकवादी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाली परिस्थितियां जो है वो बहुत कठिन होने जा रही हैं और भारत को बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका तो देखिए जा चुका है।
अमेरिका की यही स्थिति होती है और भारत को तो जो अब सैन्य अड्डों के तरीके से इस्तेमाल करने की भारत मंजूरी दे चुका है। तो यानी कि भारत को सैन्य अड्डा बना के अगर अमेरिका जो है चाहे अफगानिस्तान पे हमला करे, चाहे चीन पे हमला करे, चाहे पाकिस्तान पे बम गिरेंगे, वो तो हमारी जमीन पे गिरेंगे ना, अमेरिका का क्या बिगड़ेगा। हम तो अमेरिका में जा नहीं रहे हैं अपना सैन्य अड्डा स्थापित करने के लिए, वहां से हम कहाँ लेके अमेरिका पे बम फोड़ेंगे, कहाँ हम क्यूबा पे बम फोड़ने जा रहे हैं। अमेरिका को जरूरत है यहाँ से जो है अपना बेस बनाने की, तो अमेरिका जो है वो हमारा इस्तेमाल करेगा। और हम अमेरिका के आजकल बहुत बड़े पुजारी हो गए हैं, वो बिल्कुल जो है तुम ही हो माता तुम ही पिता वाली स्थिति जो है वो सब हो रही है अमेरिका को लेकर के। तो मुझे लगता है कि ये परिस्थितियां जो बन रही हैं, और अमेरिका ने जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ भी विश्वासघात किया, और अफगानिस्तान से ज्यादा बड़ा विश्वासघात जो है अमेरिका ने वो भारत के साथ किया है, ऐसी स्थिति में फंसा करके गया है कि भारत के लिए परिस्थितियां बहुत खराब हो रही हैं। अच्छी बात यह है कि भारत के अंदर जो अलगाववादी ताकतें हैं उनकी पहुंच जो है वो जनता के बीच जो है वो नहीं है। अलगाववादी छिटके हुए हैं और अलगाववादी ताकतों जो उनको जनता का समर्थन नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अलगाववादी अलग थलग हैं, वो भले आतंकवादी हमले करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन जनता का समर्थन जो है उनको हासिल नहीं है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां कुछ बनती तो मुझे लगता है कि स्थितियां और ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। प्रधानमंत्री ने मुझे लगता है इसमें बहुत सही निर्णय लिया है खामोश रहने का, और मुझे लगता है कि आगे भी जो है खामोश रहना चाहिए। जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के सवाल है, तो ये भी एक बड़ा मसला है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री शायद अगर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके जो भक्त लोग हैं वो सब बोल रहे हैं। तो वो मतलब मुझे लगता है, और जो दूसरी तरफ जो हमारे दूसरे लोग हैं भाई लोग, वो भी जो है वो नया मौका उपलब्ध करा रहे हैं। किसी को शरिया समझ में आ रही है, किसी को इस्लामिक स्टेट समझ में आ रहा है, किसी को लग रहा है कि अब जो निजाम मुस्तफ़ा आ गया है, तो ये भी जो है भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की खामोशी जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से, मतलब अगर अंदरूनी पॉलिटिक्स की हम बात करें खासतौर से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के, तो ये मदद कर रही है। और फिर और मदद करने के लिए मुनव्वर राना, शफीकुर रहमान बर्क, ये सब लोग भी मौजूद हैं जो लगातार मदद करेंगे। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि तालिबान जो है वो क्या करने जा रहे हैं, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, किन को मार रहे हैं, वहां से भागने वाले कौन लोग हैं। भाई जो बड़ी तादाद में लोग लटक के भाग रहे हैं हवाई जहाजों में और ऊपर से टपक रहे हैं आम की तरीके से, वो जाहिर सी बात है कि वो हिंदू और ईसाई नहीं है, वो मुसलमान ही है। और शरिया जो है वो पहले से वहां लागू है, ऐसा नहीं है कि वो तालिबान आके कोई नया शरिया लागू कर देंगे। तालिबान अफगानिस्तान का संविधान है वो बहुत कुछ शरिया से ही लिया गया है, और शरिया जो है वो इस्लाम भी नहीं है। तो शरिया जो है वो कोई इस्लामिक चीज हो, साहब वो कुरान शरीफ के तरीके से जो है वो बहुत उसका वो हो, वो भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए। और चूंकि आपका जो है खुशी कह लीजिए, या आप कह लीजिए तालिबान का समर्थन कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि आप इसी में खुश हैं कि चलिए वहां जो है वो झंडा फैल गया, अगर आप इसमें खुश हैं तो मुझे लगता है कि आप दूसरों को जो है वो ज्यादा बल दे रहे हैं। आपकी खुशी वो थोड़ी देर के लिए रहेगी, ज्यादा खुशी आप उन्हीं के लिए दे रहे हैं जिनसे आप यहाँ अपनी लड़ाई मानते हैं। जी राजीव, बहुत सारी बातें और बहुत कुछ आप बोल गए और बहुत सारी बातें आप समझा गए। हमारे साथ बहुत सारे साथी भी जुड़े हुए हैं। समीर शर्मा हैं जुड़े हुए, कह रहे हैं कि समझ के बाहर है, आप मोदी जी को विदेश नीति का समझदार बता रहे हैं, जबकि हमारे पुराने दोस्तों में से एक भी दोस्त नहीं रह गया है। जावेद इकबाल हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं अब तालिबान पहले वाला नहीं रहा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। मोहम्मद रिजवान आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र मलिक हैं, डरपोक सरकार से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए लिख रहे हैं। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि जिन्होंने अमेरिका के लिए मुखबरी करी वही भाग रहे हैं। उसैद अहमद भी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं ये चुप्पी इसलिए है क्योंकि अभी देश के अंदर चुनाव होना है, भारत विदेश नीति में पहले ही फेल हो चुका है। इस्लाम आमिर भी हैं, सीमा खातून हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कायम खान जुड़े हुए हैं और तमाम साथी जुड़े हुए हैं जो अपने विचारों को यहां रख रहे हैं। पंकज मील भी हैं जो कह रहे हैं कि जुमलेबाज को अभी तक नया जुमला नहीं मिला। फिर नंद किशोर सिरपुरकर भी हमारे साथ हैं, 22,000 करोड़ रुपए डूब गए लिख रहे हैं। जावेद इकबाल भी हैं। फिर खुर्शीद राशिद भी हमारे साथ जो कह रहे हैं कि डीबी लाइव चैनल बहुत निष्पक्षता से न्यूज दिखाता है। राजीव और पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपको। राम नारायण मेघवाल भी हैं जो कह रहे हैं अमेरिका धोखे का बड़ा सरताज निकला। जावेद इकबाल, तो ऐसे तमाम साथी जो जुड़े हुए, नंद किशोर भी हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और हम इस कार्यक्रम में अभी तौसीफ राजा भी जुड़ गए हैं, कायम भी जुड़ गए हैं।
और हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अफगानिस्तान के मसले पर चुप क्यों हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप याद कीजिए कि चीन के मसले पर भी चुप थे, वहां भी चीन का नाम लिए बिना सब कुछ कहते थे, लेकिन चीन का नाम नहीं लेते थे। चलिए, चीन के साथ एक अलग मसला, लेकिन यहां पर अफगानिस्तान चीन के साथ बिल्कुल बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। यहां आमने सामने का कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी नहीं है, न ही अफगानिस्तान से है, न ही अफगानिस्तान पर अब जो तालिबान है उससे है। तो आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चुप हैं? इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं, भलीभांति परिचित हैं प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जी से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुष्परंजन जी और साथ में जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी की बात अभी सुन रहे थे आप, ओपनिंग कमेंट तीनों आ गए हैं और अब हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, चर्चा में यही है कि आखिर क्या इसका कोई चुनावी कनेक्शन भी है, क्या चुप्पी का कोई चुनावी कनेक्शन है, ये जानने की समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी जानने की कोशिश, चुनावी कनेक्शन मतलब 2022 का चुनाव और 2024 का चुनाव, क्या तालिबान का बदला रूप इस 2-4 दिनों में ही हम समझ पा रहे हैं? क्या तालिबान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस मात्र से हम समझ गए कि हां तालिबान बदल चुका है? बहुत सारे सवाल हैं तालिबान को लेकर, लेकिन यह तालिबान का मामला है। मामला हम अपने देश की भी करें, अगर छोड़ दीजिए तालिबान में, वहां पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, हमारे यहां क्या कुछ हो रहा है। हमारे यहां भी कई अफगानी लोग रहते हैं हमारे देश में, उनके साथ हम क्या व्यवहार कर रहे हैं, यह समझने की कोशिश। हमारे लोग जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, यह समझने की कोशिश। और साथ साथ यह भी समझने की कोशिश कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी का कनेक्शन कोई फिर से चुनावी कनेक्शन तो नहीं है। चुनाव की बात इसलिए बार बार सामने आती है क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर जुबान खोलते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं चुनाव पे असर पड़ता है और डालने की कोशिश करते हैं। तो यही बात हम यहां भी समझने की कोशिश करेंगे और सीधे एक बार फिर से आना चाहूंगा पुष्परंजन जी आपके पास। उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से, पुष्परंजन जी, एक ऐसा राज्य है जहां पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक खाई बढ़ाने की, मतलब भेदभाव पैदा करने की कोशिश होती रही है चुनावों के समय। और ऐसे में क्या ये मसला तालिबान का जो मामला है ये सामने आता है? और अभी हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें अनुपूरक बजट कल ही पेश किया है वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और योगी आदित्यनाथ बार बार तालिबान का जिक्र भी कर गए, आज भी किया उन्होंने, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर के कि उन्होंने कहा कि जो तालिबान के नाम पर, और उनके कुछ लोगों ने कुछ बयान भी ऐसा दिया था। तो अब हमारे देश में हालांकि ये कहा जाता है जब भी किसी के विद्रोह की बात होती है, किसी के उपद्रव की बात होती है, किसी के जुल्म की बात होती है, तो जब जुल्मों सितम की बात होती है तो फिर कहा जाता है कि ये तालिबानी ढंग से कर रहे हैं। चलिए, तालिबान ने जो दिखाया उसका एक सिनोनिम बन गया, हम अपने यहाँ बोलते हैं। विधानसभा में या विधान परिषद में भी ऐसे सेंटेंस अगर मुख्यमंत्री बोलते हैं तो इसको किस रूप में लेंगे? क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री हैं, वो भी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हैं, और तालिबान को लेकर के आप कमेंट कर रहे हैं विपक्षी दल पे, इसका मतलब है कि आप तालिबान को मान्यता नहीं दे रहे हैं। माना जाए इस बात को, अगर पॉलिटिकल स्टंट देखा जाए और आधिकारिक तौर पर आप बिना कुछ बोले हुए बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो फिर आने वाले समय में हमारा और तालिबान के साथ संबंध क्या होगा, यानी अफगानिस्तान के साथ संबंध क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पैदा करता है पुष्परंजन जी। और साथ साथ ये कि क्या इन तमाम चीज़ों को हम सिर्फ और सिर्फ चुनाव के एंगल से देख रहे हैं? मतलब हम और आप नहीं, हम मतलब हमारे देश के जो हुक्मरान हैं वो। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, देश का भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी कई सारे लोग देखते हैं। तो मैं वही सोच रहा था कि कल को योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और उनकी ये पुराने बाइट, जब यूपी चुनाव से पहले की बाइट कोई चलाए, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये सोचने की आवश्यकता है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ इस तरह की राजनीति को, ये पहली बार उन्होंने तालिबान का नाम लेके अपने विरोधी पर प्रक्षेपास्त्र नहीं दागा है। उससे पहले भी कई मौके पर, जैसे छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी गए या बंगाल में भी गए, तो वहां भी उनकी जुबान से तालिबान या आईएसआई या लश्कर-ए-तैयबा या पाकिस्तानी एजेंट, ये सब चीजें आई हैं वहां पर।
इनका देखिए उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा बॉर्डर एरिया जो है नेपाल से जुड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ एक बार चौतारा की सभा में मैंने उन्हें देखा था, जब उन्होंने हिंदू राष्ट्र नेपाल की मांग की थी कि यहाँ पर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अभी जो कुछ चल रहा है, कुछ नेपाल के साथियों से हमारी बातचीत हुई, आज ही सुबह बात हो रही थी बल्कि, मैं पूछ रहा था ये बॉर्डर स्ट्रिप जो खासकर उत्तर प्रदेश से जो लगा हुआ इलाका है और यूपी में चुनाव भी है, तो अभी जो कुछ हुआ है अफगानिस्तान में उसे लेकर कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि वहां पर सुनौली बॉर्डर जो है उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रमुख बॉर्डर है, वहां से लुम्बिनी तक और इधर पश्चिम का जो नेपाल का इलाका है, पूरा बॉर्डर स्ट्रिप राजीव जी, वहां पर जगह जगह मुस्लिम मदरसे हैं। मदरसे की राजनीति भी उस तरफ होती है, तो इस तरफ उनके प्रतिरोध में यहाँ की राजनीति होती है उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ उस भावना को, उस सेंटिमेंट को जगाने की चेष्टा अपनी राजनीति में, अपनी घरेलू राजनीति में जरूर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इस तालिबान का किस्सा जो है चलेगा, आगे भी चलेगा, और इसके काउंटर प्रोडक्टिव जो चीजें निकल के आएंगी, जो जिस थॉट के जो लोग हैं, अब आज जो बयान आया है उसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे जो अमरंजी जी नाम जिन लोगों का ले रहे थे वो लोग भी आएंगे, उनके बयान भी आएंगे। अब मैं इधर आ रहा हूं कि किस तरह से एडवेंचर की राजनीति, ऐसा क्या हुआ राजीव जी, मैं फिर अफगानिस्तान पे आना चाहता हूं क्योंकि अफगानिस्तान केंद्रित ये बहस है इस समय। ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार के जो मिशन है उनको एक के बाद एक लगातार 2 हफ्ते के भीतर बंद किए गए और आखिर में काबुल से बोरिया बिस्तर समेट कर भागना पड़ा हमारे लोगों को। मैं भागना शब्द का पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं उसकी वजह। और चीन ऐसा क्यों नहीं कर पाया? यही चीन जब तालिबान वहां पर 1996 में आए थे तो उसके दूतावास बंद हुए, चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध को क्लोज किया वहां से। 1996 टू 2001 इस पीरियड में तालिबान वहां से भागे और चीन ने भी अपना उस पीरियड में, तालिबान के शासन वाले पीरियड में 1996 से 2001 तक की अवधि में चीन का कोई रिश्ता वहां पर नहीं रहा लगभग। चीन 2001 में आता है और उसके बाद धीरे धीरे एस्टेब्लिश करता है वहां पर। आज की तारीख में चीन, तालिबान से उसके संबंध क्यों मजबूत हुए, चीन की कूटनीति क्यों आगे बढ़ती चली गई, क्यों उनका ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ है। जो सबसे बड़े वहां के तालिबान के जो नेता थे, जिनको पाकिस्तान ने रिहा किया था 8 साल जेल में रखने के बाद, मुल्ला अब्दुल गनी बारादर, उनसे पिछले दिनों ही मुलाकात होती है चीनी विदेश मंत्री की, 2 महीना पहले। और उससे पहले भी सितंबर 2019 में एक 9 सदस्यीय तालिबान डेलीगेशन लेके यही मुल्ला अब्दुल गनी बारादर पेचिंग गए हुए थे, उरुमची भी गए हुए थे। 2-3 मुलाकातें जो टॉप तालिबान जो लीडर हैं उनकी चीनी शासन से होती रही है, चीनी नेताओं से होती रही है। तो ये एक संवाद उन्होंने लगातार, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उन्होंने पैदा की। ठीक उसके उलट आपको छोटे छोटे उदाहरण देता हूं क्योंकि समय कम होता है, इसलिए उन उदाहरण पर पॉइंटेड चीजों पे मैं आना चाहता हूं। 11 महीने पहले 25 सितंबर 2021 का दिन याद कर लीजिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट किया एक तस्वीर के साथ। उस तस्वीर में उन्होंने बाकायदा अब्दुल रशीद दोस्तम जो है उनके साथ उनकी मुलाकात को दिखाया। उन्होंने दोस्तम की मुलाकात क्यों होती है, किस लिए वो बुलाए जाते हैं, ये बैकग्राउंड भी देखने समझने की जरूरत है। क्योंकि उस समय दोस्तम का दिल्ली आना, दोस्तम एक तरह से वहां पर डिक्लेयर्ड थे, उनको मारने वाली लिस्ट में रखा कि तालिबान ने उनको मारने की लिस्ट में रखा था। दोस्तम बुरहानुद्दीन रब्बानी जो 1992 से लेकर 9 सितंबर 2001 तक राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के, और उस समय के रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद, ये 3 लोग तालिबान के टारगेट में हैं। और दोस्तम अभी जो वहां पर उन्होंने मजार शरीफ को कब्जा किया, उस समय दोस्तम को वहां से भागना पड़ा है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति को, दोस्तम वहां पर एक तरह से जब अमेरिकन ने कब्जा किया था और 24 नवंबर 2001
तो कुंदूज में उन्होंने 15,000 तालिबान को कैप्चर किया था अमेरिकन ने। तो दोस्तम ने उस दौर में 2,000 तालिबानों की एक तरह से हत्या की थी। वो जिम्मेदारी उन पर आई थी। ये वार क्रिमिनल है अब्दुल रशीद दोस्तम, और वैसे वार क्रिमिनल को आप हमारे देश के विदेश मंत्री 11 महीने पहले आप बुलाते हैं 25 सितंबर 2021 को, और बुलाकर उनसे कहते हैं कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी होना है, तालिबान को आपको काउंटर करना है तो आप काउंटर करिए, और काउंटर करने के दौरान जो भी मदद हमारी होगी भारत की वो हम मदद देंगे। मतलब आप उल्टा चल रहे हैं वहां पर। आपको जमीनी स्थिति का अंदाजा नहीं है कि आपको अपनी कूटनीति की दिशा कहां रखनी है। आपको तालिबान को काउंटर करने के लिए आप एक्सपोज हो रहे हैं खुद ब खुद। तालिबान उसको वॉच कर रहे थे वो लोग कि आप दोस्तम को बुला रहे हैं, नॉर्दर्न अलायंस के एक प्रमुख नेता को आप बुला रहे हैं, और आप वहां पर जहां की वो लगातार जमीन पे कब्जा करते जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी थी उसने ही बताया उस पीरियड में कि कितने जगहों पर तालिबान अपना आधिपत्य जमा चुका है अफगानिस्तान के, और बावजूद उसके आप एक तरह से मिस एडवेंचर कर रहे हैं, आप एडवेंचर की कूटनीति कर रहे हैं। एक दूसरा ये कि हमारे कूटनीति का मायार जो है हिंदू सेंट्रिक हो गया। आपने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीन को टारगेट करके आपने सीएए की राजनीति शुरू की अपने देश में। सीएए का खेल फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव में भी शुरू होगा और बाकी जगहों पे आप शुरू करेंगे। आपने सीएए में मुस्लिम को छाट के बाकी हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, इन 5 कम्युनिटी को आपने प्राथमिकता देने का संकल्प किया, यहाँ पर अहद किया उसका। तो क्या जो भारतीय मुसलमान बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से वहां से भाग के आएगा उसका कोई मानवाधिकार नहीं है राजीव जी? उसके मानवाधिकार की हम बात नहीं करेंगे। आपके मानवाधिकार को तब कष्ट होता है जब अफगानिस्तान में कोई सिख सताया जाता है, जब अफगानिस्तान में कोई हिंदू सताया जाता है, तब आपके लिए मानवाधिकार का प्रश्न खड़ा होता है। वही अगर गैर हिंदू, गैर बौद्ध, गैर पारसी, गैर जैन अगर वहां पर सताया जाता है वो आपके लिए इशू नहीं है। भारतीय मुसलमान आपके लिए इशू नहीं है। ये एड्रेस करना पड़ेगा। मोदी जी खामोश हैं, बेहतर है खामोश रहे, लेकिन इसका उत्तर तो देना पड़ेगा ना उन्हें। ये कब तक आप उल्टा चल रहे हैं। चीन उस दिशा में चल रहा था। इसका मतलब चीनी इंटेलिजेंस को पहले से पता, वो लोग पूरा होमवर्क कर चुके थे जमीन पर कि कौन लोग आने वाले हैं आने कुछ दिनों के बाद, और उनसे हमारी कूटनीतिक दिशा कैसे तय करनी है। आज चीन का कॉन्फिडेंस जो है कम से कम अफगानिस्तान में पूरा बढ़ा हुआ है। उसके भी प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं, उसके भी निवेश है वहां पर। आयनक माइन से उसके तांबे का जो कॉन्टेक्ट है, आने वाले 10 साल और वहां से खनन करना है उसको तांबे का। और वहां से जो वखान कॉरिडोर है, सेंट्रल एशिया के लिए चीन ने जो जगह ली है, सेंट्रल एशिया के लिए जो प्रमुख रूट है वखान कॉरिडोर से, चीन की चिंता उतनी भारत से कहीं ज्यादा है, बल्कि उससे सेंट्रल एशिया और यूरोप के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता जो है वखान कॉरिडोर से होकर निकलता है। तो उसने अपनी जो कूटनीति थी जो, और दूसरा सबसे बड़ा शिनचियांग में किसी तरह का डिस्टर्बेंस न हो, बार बार वो तालिबान लीडरशिप से और खासकर मुल्ला गनी बारादर से एश्योरेंस लेता रहा, उनसे इसका अहद कराता रहा कि नहीं, आप शिनचियांग में कम से कम वहां की भावनाओं को नहीं भड़काएंगे। तो तालिबान का जो इश्यू है भारत को, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उल्टी दिशा में चल रहे हैं। आप एडवेंचर चलते रहे, ये जोखिम जो है ये आगे चल के बड़ा ही नुकसानदेह ना हो जाए, इसकी चिंता मुझे है। और मोदी जी अगर चुप है तो उसकी ये कई वजहों में से एक वजह ये भी है। जी राजीव जी, कई वजहों में एक वजह यह भी है, और यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालिबान के मसले पर चुप क्यों है, चुप्पी उन्होंने क्यों साध रखी है, और साथ साथ क्या इसका कोई आने वाले समय में आगामी जो चुनाव हैं उसका भी कोई कनेक्शन है, और इसके साथ क्या कुछ चल रहा है वहां अफगानिस्तान में, इस पर हमारी पूरी तरह से नजरें टिकी हुई हैं और हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारा
पड़ोसी राज्य है, न सिर्फ पड़ोसी राज्य है, उसके साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा रहा है शुरुआत से ही। और पिछले दिनों तो हमने काफ़ी कुछ मदद करने की कोशिश की। वहाँ आपको याद होगा कि अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में ही अपने क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करती है। तो वो मतलब पूरी की पूरी अफगानी क्रिकेट टीम अगर हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करती हो, हिंदुस्तान वहाँ के संसद भवन से लेकर के तमाम अलग अलग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हो, बहुत कुछ यहाँ से एक्सपोर्ट करता हो हिंदुस्तान भी वहाँ से ड्राई फ्रूट्स और प्याज और ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करता है वहाँ से। लेकिन अब ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं क्योंकि तालिबान ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो पाकिस्तान के रूट से जो आने का आता था अभी तक, यानी कि जो व्यापारिक समझौते थे उसको रोक दिया है। तो व्यापार अभी तो रुक चुका है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के साथ साथ ये भी सवाल है कि आने वाले समय में आखिर क्या कुछ होगा। लेकिन उससे पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था योगी आदित्यनाथ के उस बयान का जो उन्होंने आज विधान परिषद में दिया है। उस बयान का कुछ जरा मैं आप लोगों के सामने और विस्तार से लाना चाहता हूं और उसी सवाल के साथ, उन बयानों के साथ एक बार आना चाहूँगा प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जी आपके पास कि इसका क्या पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि विदेश नीति का असर हमारे इंटरनल नीति पर भी बहुत पड़ता है। आइए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं इससे देख लेते हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कुछ लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, वहां महिलाओं और बच्चों के साथ क्या क्रूरता की जा रही है, परंतु कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। इन सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए। पंचायत चुनाव में, यानी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 46% महिला नेता और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 56% महिला नेता चुनी गई हैं। कुछ लोग यानी विपक्ष बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और फिर वे महिला कल्याण की बात करते हैं। इन लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए। तो ये आपको हम बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और वहां अगले 5 महीने में चुनाव होना है, उनके इस बयान से तो प्रोफेसर चतुर्वेदी ये साफ झलकता है कि भारत सरकार तालिबान को मान्यता नहीं देने वाली। क्योंकि हम अभी कुछ दिन पहले भी देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर लोकप्रियता की सीढ़ी में कोई सबसे ऊपर है उनकी पार्टी से तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। लोग योगी आदित्यनाथ को भविष्य का प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं और योगी आदित्यनाथ अगर तालिबान को लेकर के ऐसी बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो तालिबान को मान्यता देने वाले नहीं है, यानी कि उनकी सरकार और उनकी पार्टी इस बात से अंदर खाने में बिल्कुल तैयार है कि हमें मान्यता नहीं देनी है। लेकिन अगर अमेरिका मान्यता देता है, पाकिस्तान मान्यता देता है, रूस मान्यता देता है, चीन मान्यता दे देता है इन सरकार, और जो कि रूस, पाकिस्तान और चीन के अंदर खाने में बात भी चल रही कि इन तीनों ने ऑलरेडी ये मन बना लिया है कि मान्यता दे देंगे। अब उसके साथ साथ इनका जो घनिष्ठ मित्र है हमारे देश का नया घनिष्ठ मित्र अमेरिका, वो भी मान्यता दे देता है, ब्रिटेन भी मान्यता दे देता है। फिर हम क्या करेंगे और फिर हम किस मुंह से कहेंगे कि ये तालिबानी प्रवृत्ति आप लोग छोड़िए? क्या कहेंगे ओवरऑल? इसके अलावा क्या ये पूरा का पूरा उसी फ्रेम में देखा जाए प्रोफेसर चतुर्वेदी जिसके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकती है? राजीव जी, आपने अच्छी पृष्ठभूमि मुझे दी है। सबसे पहले मैं 2 सूचनाएं शेयर करना चाहता हूं। एक, यूएन की जो सिक्योरिटी कमेटी की अध्यक्षता है वो मासिक बेसिस पे जाती है, वो वार्षिक नहीं है और वो परमानेंट नहीं है। और इसलिए जिस दिन ये समाचार आया कि हम अध्यक्ष हो गए और हमने ये ऐसा कुछ पेंट किया कि जैसे कुछ ये अनहोना हुआ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम 2 साल कई बार सुरक्षा परिषद के सदस्य रहे हैं, तो 2 साल में हमारा मान लीजिए 16 मेंबर तो 65 के बाद हुए, तो 65 से पहले तो हम 2 साल के अंदर 2 बार अध्यक्ष हुए और 15 जब मेंबर हो गए तब, और 2 साल का टर्म है तो फिर भी 1.5 बार तो हम सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष होंगे ही। इसलिए जिस दिन ये कहा कि प्रधानमंत्री वहां बोलेंगे, ये होगा, तब मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारा स्थायी प्रतिनिधि वहां क्या करेगा। फिर जब जयशंकर वहां पहुंचे तब मुझे ये लगा कि
विदेश मंत्री के पास यही कार्य रह गया है। मुझे प्रसन्नता हुई कि प्रधानमंत्री ने ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई यूएन जाने की, क्योंकि को रहा है और ऑन दी लाइन ही अगर रहना पड़ता तो देश से मुक्ति नहीं होगी, तो वो गए नहीं। ये काफी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि ये हमारे नौकरशाहों का ही कार्य है कि वो स्थायी या वहां जो यूएन में हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं का कार्य है। और ये आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री ने चाहे इंटेंशन लेवल पर ही शो किया हो, पर ये तो शो किया कि वो अध्यक्षता करने के लिए एवर्स उसको मना नहीं करेंगे। अगर कोई ज्यादा निवेदन करेगा तो निवेदन की कमजोरी रहती है। पुष्परंजन जी की एडवेंचर्स के बारे में मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। वो बड़ी अच्छी, पुष्परंजन जी ने बड़ी अच्छी बात कही। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में के अपने लंबे अध्ययन में मुझे ये लगा कि हम मनी मन अमेरिका हैं, हम मनी मन चीन नहीं है। हम बहुत लंबे समय से अमेरिकी ट्रेंड पर ही हैं और जो लोकल स्थानीय जो स्थितियां हैं उनके प्रति हम एवर्स रहे हैं। और इसलिए जब आप हमारे विकल्प के ऑप्शंस पूछते तब मुझे ये लगा कि हम बिल्कुल अमेरिकियों की तरह ही आचरण कर रहे हैं। और इसलिए आप ये पाएंगे कि हर जगह, चाहे वो अफ्रीकी देश हो, चाहे वो एशियन देश हो, हर जगह हमारे दृष्टिकोण के प्रति एक ना रही है। और क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र से मेरा तात्पर्य यह है दक्षिण एशिया के अंदर हम बिल्कुल उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में अमेरिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। और इसलिए आप जब भी हमारे संबंधों को दक्षिण एशियाई देशों के साथ देखें तो वो अनावश्यक रूप से तनावपूर्ण है। ये बड़ा रोचक है कि कोई देश इतना खर्च कर रहा है और फिर भी उसके प्रति नाराजगी है। चाहे वो नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, और यहां तक कि मालदीव। हमारी विदेश नीति के अंदर को नाराज करने की बड़ी अभूतपूर्व क्षमता है। अफगानिस्तान के प्रश्न में एक बात और कह लूं कि हमारे यहाँ अच्छी बात यह है कि हमने भाषाई विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए तैयारी नहीं की है। हमारे पास अफगानिस्तान में जो बहुभाषी देश है उसकी भाषाओं के प्रतिनिधि नहीं हैं, उनके बोलने वाले नहीं हैं। राजनीतिज्ञों की तो बात ही छोड़ दें, क्योंकि उसमें तो मैंने पहले भी एक बार डिस्कशन में आपके यहाँ कहा था कि हमारे यहाँ उसकी क्षमताओं के कम होने के काफी प्रमाण हैं। विदेश नीति के अंदर जो चयन प्रक्रिया है और जो राजनीतिक चैनल से लोग बाग आ रहे हैं विदेश संबंधों में, उनकी भाषा की बहुलता लगभग नहीं के बराबर। और खास इस्लामिक देशों की भाषाओं के प्रति हमारे विदेश मंत्रालय में, हमारे विदेश संबंधों के अंदर एक बहुत ज्यादा उपेक्षा हुई है। सार्क के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। सार्क के हर देश के साथ हमारे सीमाएं जुड़ी हुई हैं। मैं तो अपने विश्लेषण में कई बार ये मानता हूं कि भारत सार्क का आंगन है। अपने यहाँ आंगन में कई उसके बहुउद्देशीय होते हैं। आंगन में कचरा, आंगन में बैठते भी हैं, में धूप भी सेकते हैं, और आंगन में अगर उपयोग पाता है तो वो बरसात या संकट के अंदर आंगन कष्ट देता है। और हमारी विदेश नीति में भी यही हुआ कि दक्षिण एशिया का जो आंगन है उसमें हमने सबको कंफर्ट जोन में तो डालने की कोशिश की, पर उस कंफर्ट जोन के जो विदेशी लोग आते हैं हमारे यहाँ, उनके प्रति हम बहुत ही एक्स्ट्रा अतिरिक्त संवेदनशील हैं। और उनको हम पसंद करें या न करें, पर वो लगातार आते रहते हैं, चाहे वो आगमन
श्रीलंका से हो, चाहे वो आगमन बांग्लादेश से हो, और उसी क्रम में आप अफगानिस्तान को भी देखें, उनकी टीम आई, उनके छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके यहाँ कल ही मैं देख रहा था कि मेडिकल टूरिज्म भी अफगानिस्तान के बहुत लोग होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं हैं, तो हमारी जो भी सुविधाएं हैं वो ये देश भी शेयर करते हैं। वैसे कीमत होने के कारण हिंदुस्तान के इलाज का उपयोग बहुत सारे देश करते हैं, और उसमें हमारा जो ट्रीटमेंट है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, उनके साथ बहुत मित्रवत नहीं रहता है। इसके विपरीत चीन की विदेश नीति में ये खूबी रही कि उन्होंने अपने पड़ोसियों को, अपने निकट के देशों को एक गुड ह्यूमर में रखा। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि कुछ केसेस में चीन ने कुछ देशों के साथ सस्ते दामों, महंगे दामों पर चावल खरीदा, खाद्य सामग्री खरीदी, और देशों को सस्ती कीमत वो उपलब्ध कराई। हमारे यहाँ जो आर्थिक पक्ष है, या हमारे यहाँ जो साहूकार कैलकुलेट करते हैं, वो सस्ते में खरीद के महंगे बेचने के अभ्यस्त हैं। विदेश नीति के अंदर भी हम लगभग यही काम करना चाहते हैं, और उसके प्रति रेजिस्टेंस है। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वक्तव्य पढ़ के सुनाया। मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं है कि उत्तर प्रदेश में तालिबान वाले मसले का उपयोग दुरुपयोग नहीं होगा, और राजनीतिक तानेबाजी के लिए तो कोई परहेज रहेगा ही नहीं। और इस स्थिति में हम लोगों को अभी देखना होगा, और मैंने पहले कहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी इस रिएक्शन को पहले मैच्योर होने देंगी कि उनके मुख्यमंत्री, उनके जो सिपह सालार हैं, उनकी जो सेकंड लाइन है, वो इस पर कैसे रिएक्ट करती है, और उसके बाद प्रधानमंत्री का रिएक्शन आएगा नहीं आएगा। मान लीजिए नहीं आता है, अगर रिएक्शन नहीं आता है और आप बहुत सारे से इतनी अच्छी बातें बोलवा देते हैं कि जो संबंधों को सामान्य नहीं होने देंगे, मुझे लगता है कि अब की बार सरकार पे आने पर ताल में कुछ उदारवाद की झलकियां नजर आएंगी, और उनके यहाँ पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जो अनिवार्यताएं हैं सहायता की, मदद की, वो उनको एक नया दृष्टिकोण देंगी, ऐसा मेरा मानना है। जी राज, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बहुत सारे साथी भी जुड़े हुए हैं, लगातार अपने कमेंट कर रहे हैं। महेंद्र मलिक जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, जो कह रहे हैं जय बैलेट, डरपोक सरकार से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, महेंद्र मलिक का कहना है। असलम चिश्ती कह रहे हैं ग्रेट एनालिसिस। फिर बनवारी मीना कह रहे हैं राधे राधे हरे हरे, अंधभक्तों की बात कर रहे हैं। हारून अब्बास हैं जो कह रहे हैं कि मैं इराक कुवैत जंग में अमेरिकी आर्मी के साथ मैंने काम किया है, मुझे नहीं लगता कि तालिबान उनसे जंग जीत सकते हैं, कहीं ना कहीं दाल में काला है, ये कहना है हारून। अहमद बी कुरैशी भी हैं हमारे साथ में, और अंधभक्तों की मौत नाम से भी एक बहुत गंभीर हैंडल है। खैर, हेमंत कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी और मोदी जी की अपनी कोई नीति नहीं है, जैसा अमेरिका का इशारा होगा वैसा ही करेंगे, जो अमेरिका बोलेगा वही मोदी बोलेंगे। सुल्तान मिर्जा भी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं बिफोर डूइंग हिंदू मुस्लिम वी शुड रिमेंबर दैट वी आर इंडियन फर्स्ट एंड वी हैड टू प्रोटेक्ट ओवर मदर लैंड फ्रॉम अदर चीप पॉलिटिकल पार्टी शुड बी स्टॉप प्लेइंग हिंदू मुस्लिम कार्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मदीना का मुसाफिर लिख रहे हैं किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तो ऐसे तमाम साथी, आलम मोहम्मद भी हैं हमारे साथ में, सीमा खातून बनी हुई हमारे साथ, मनप्रीत इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट लिख रहे हैं सर मुझे लगता है कि मोदी की विदेश नीति दिल्ली से नहीं बल्कि अमेरिका से तय हो रही है, जिसका खामियाजा भारत भुगत रहा है। मोदी ने विदेश नीति का कबाड़ा उस दिन कर दिया था जब मध्य पूर्व को नाराज करके इजराइल पहुंचे थे। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं योगी को
खुद तालिबानी फरमान तालिबानी फरमान सुनाते हैं। कोलकाता का भाषण सुनिए। तो इसी तरह वाशिद खान भी हैं, हाय लिख रहे हैं, बहुत नमस्कार आपको। हेमंत कुमार भी, और फिर पेट्रियट भी हैं। तो तमाम साथी जुड़े हुए हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि मोदी जी ने अफगानिस्तान आपदा पर सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की कल ही बैठक की थी, और सूत्र बताते हैं कि मोदी जी ने कहा है कि भारत को न केवल अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए। याद कीजिए, सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं। क्या ये आपदा में अवसर की तलाश नहीं है? ये एक बड़ा सवाल यहां आता है। और सवाल ये भी उठता है कि क्या मोदी जी को अफगानिस्तान पर अपनी राय इस वक्त देश के साथ साझा नहीं करनी चाहिए, जो अंदर खाने में आप कर रहे हैं? क्योंकि अलग अलग दलों के नेता अपनी समझ से बयानबाजी कर रहे हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि विधानसभा से योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, कोई तालिबान का साथ दे रहा है तो कोई खिलाफ में खड़ा हुआ है। बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने तो यह भी कह दिया है कि जिन लोगों को भारत से नफरत, भारत में डर लगता है, वे अफगानिस्तान चले जाएं और वहीं जाकर बस जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान में डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत कम हैं। तो डीजल और पेट्रोल भराना है तो आप सीधे वहां चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, कम कीमत पे आपको मिलेगा। ये कहना है बिहार के बीजेपी के नेता का। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसकी अध्यक्षता इस वक्त 1 महीने के लिए भारत कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जी ने बिल्कुल सही बताया है कि भारत सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए, और ये जो अध्यक्षता है वो बदलती जाती है, तो 1 महीने के लिए भारत अध्यक्षता कर रहा है। और इस वक्त ऐसे में भी भारत की एक स्पष्ट सोच, एक साफ सोच दुनिया के सामने होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान की स्थिति पर कल जो आपातकालीन बैठक की है, उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान में बदलते घटनाक्रम पर काफी सावधानी पूर्वक नजर रख रहा है। देखिए, काफी सावधानी पूर्वक नजर रख रहा है, और दिल्ली का ध्यान वहां से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस बुलाने पर है। क्या केवल सावधानी पूर्वक नजर रखकर अमलेंदु जी भारत अपने नागरिकों और दुनिया के प्रति जिम्मेदारी को निभा लेगा? इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा। अब समय खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी एक छोटा कमेंट आपसे चाहूंगा कि जिस प्रकार आप देखिए कि अलग अलग नेता भारत के अंदर तालिबान को लेकर के क्या बयान दे रहे हैं। आपको अगर सस्ता पेट्रोल और डीजल चाहिए तो आप सीधे अफगानिस्तान चले जाइए भाई, यहां पर कुछ नहीं मिलने वाला। और एक बात, दूसरी बात ये कि आप तालिबानी कह करके अपने विरोधियों को और खासकर महिलाओं और बच्चों को लेकर के जो बातें कह रहे हैं, ये भी हमने अभी सुन लिया, पढ़ लिया। लेकिन साथ साथ हमारे सुरक्षा परिषद में इस वक्त हमारी अध्यक्षता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है अध्यक्षता हम कर रहे हैं, मतलब हमारा देश कर रहा है। एक गौरव की बात बिल्कुल है, लेकिन ये मौके आते रहते हैं। और लेकिन उसमें आप कह रहे हैं कि हम सावधानी पूर्वक वहां पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। क्या कहेंगे ओवरऑल इस नीति ढुलमुल जो रवैया है उस पर? देखिए राजीव जी, एक तो पहली बात यह है कि एस जयशंकर जो हैं एक सफल विदेश सचिव और असफल विदेश मंत्री साबित हुए। पहली बात तो मेरी टिप्पणी जो है इसको लोग स्वीकार करें या ना करें, लेकिन मुझको लगता है कि एक सफल विदेश सचिव जो है वो असफल विदेश मंत्री साबित हुआ है। और वो क्यों साबित हुआ है? वो इसलिए साबित हुआ है क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इस मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री हैं, तो एस जयशंकर जो हैं वो उनसे दिशा निर्देश लेते होंगे और प्रधानमंत्री जिस तरीके से उनको गाइड करते होंगे कि विदेश नीति कैसे चलना है, वैसे चलना है। तो वो विजनरी प्रधानमंत्री हैं चूंकि हमारे, तो उनके विजन के अनुसार जो है वो एस जयशंकर कदम उठाते हैं। तो इसलिए वो एक असफल प्रधानमंत्री है, चूंकि वो अपना जो है कुछ कर नहीं पा रहे हैं, प्रधानमंत्री के विजन से ही चल रहे हैं। तो ये स्थिति। अब दूसरा बात कि भारत गंभीरता पूर्वक जो है वो सारी स्थितियों पे नजदीक से नजर रखते हुए तो रखनी पड़ेगी। इसमें नया काम भारत क्या कर रहा है, मतलब ये बचकाना एक बयान जो है मुझे लगता है कि ये भारत के विदेश मंत्री का है कि भारत जो है गंभीरता पूर्वक सारी परिस्थिति अब नहीं रखेंगे तो क्या कर लेंगे आप? भाई अगर आप नजर नहीं रखेंगे तो क्या कर लेंगे, ये भी बता दीजिए कि हम नजर नहीं रखेंगे तो ये कर लेंगे। तो ये इस तरीके की बातें जो ये बयानों में अच्छी लगती है, लेकिन जनता को जो मतलब ये चीजें समझ में नहीं आती है। बहुत नजर रखे हुए हैं कि हमें अपने लोगों को निकाल के लाना है, तो आपके कर्मचारी वहां से क्यों चले आए? आप वहां ताला लटका के चले आए, किसी को मदद की आवश्यकता है, किसी भारतीय नागरिक को, बहुत से फंसे हुए हैं वहां, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां कर्मचारी फंसे हुए हैं, टीबीपी के वहां जो कई सैनिक फंसे हुए हैं। तो आप वहां ताला लटका के चले आए, आपका जो है
तो उससे संपर्क किया जाएगा। कोई आदमी है वहां भारत सरकार का जिससे संपर्क करे, वहां भारत में कोई फंसा हुआ आदमी। और ये जो है मैं भूल गया, मेरे व्हाट्सएप में भी एक मैसेज होगा, एक वॉइस SMS आया हुआ था, सऊदी अरब से किसी का था, और वो गोरखपुर का कोई लड़का था और गुड्डू सिंह उसका नाम था। तो उसका व्हाट्सएप मैसेज था और ये था कि साहब हम यहाँ फंसे हुए हैं और ये जो वंदे भारत मिशन था ये जो है पैसे वालों को सबको लेके चला गया, और हम जिस उसमें काम करते थे कंपनी में, वहाँ नौकरी भी हमारी खत्म हो गई, और यहाँ जो है करीब 100 लोग जो है भारत के जो है वो मजदूर सब फंसे हुए हैं। कंपनी की मेहरबानी हम पे ये कि उसने हमको अपने प्रेमाइस से निकाला नहीं, और हमको लेने के लिए जो है कोई नहीं आ रहा, ना हम किसी से बात कर पा रहे हैं। ये उसका वॉइस मैसेज मेरे उसमें पड़ा हुआ था। तो अब चूंकि पहले मुझे लगा कि पता नहीं कि बाहर से कोई हैकर वैकर ना हो जो मैसेज भेज रहा है किसी दूसरे विदेश के नंबर से, तो मैंने कहा चलो सुन के देख लेते हैं, हैक करेगा क्या करेगा मेरे मोबाइल में, पैरासिस भी डाल लो, उसमें तो क्या है, लोगों से पैसा ही मांगता रहता हूँ, भैया 4 रुपया दे देंगे, 5 रुपया, तो कोई बात नहीं है, तो ठीक है। तो ये किया, तो ये स्थिति जो है ना, तो ये मुझको लगता है कि यही स्थिति जो है वो उसकी है। दूसरा ये कि योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रधानमंत्री नहीं है कि वो बयान दे दें कि तालिबान ऐसा है और वैसा है। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री का करने का काम है वो योगी जी को अभी नहीं करना चाहिए, और कोई भरोसा नहीं है कि 2022 के बाद जो है वो मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे या जाए। दोनों ही परिस्थिति में मुझको नहीं लगता है कि योगी जी जो है 2022 के बाद मतलब के चुनाव के बाद जो है वो चाहे मुख्यमंत्री बन पाएंगे, जो भी परिस्थितियाँ बन रही हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तब भी, नहीं बनाती है तब भी, दोनों परिस्थिति मुझको नहीं लगता है। हो सकता बना ले, ऐसा कुछ थोड़ी मैं कोई बहुत बड़ा सेफोलॉजिस्ट हूँ या भविष्य देखता हूँ, लेकिन मुझको लगता है कि ऐसा है। तो योगी जी को ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं योगी जी जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और उनका तालिबान का समर्थन करते हैं, उसको लगता है योगी जी जो है वो उन लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे बलात्कारियों के समर्थन में, जम्मू या कठुआ में निकाल रहे थे, जो बलात्कारियों के समर्थन में हाथरस में खड़े हुए थे, उनको सबक सिखाना चाहते हैं और उनको कहना चाहते हैं कि होश में रहो। और उनको भी सबक सिखाना चाहते हैं जो एक महिला का था चुनाव में थे वो चीर हरण कर रहे थे, उनको भी योगी जी सबक सिखाना चाहते हैं। बहरहाल जो परिस्थितियां हैं आज अफगानिस्तान की बहुत खराब है, और अफगानिस्तान तो हर तरीके से जो है वो कहा जाए तो वो मतलब जनता जो है उसकी बहुत रही है। पहले अमेरिका था वहाँ, तब भी अमेरिकी सैनिकों के जुल्म होते थे, ऐसा नहीं है कि जो अमेरिकी सैनिक जो मतलब बहुत अच्छा अफगानिस्तान के लोग जो वो जीवन जी रहे थे वो भी जुल्म करते थे, और तालिबान में है वो भी जुल्म करते थे। तो अफगानिस्तान की जनता को तो हर हाल में पिसना ही पिसाना है। और योगी जी तो जो है बहुत महान व्यक्ति हैं, उसको ध्यान पड़ता है कि शायद जब इसका नेपाल में जब लोकतंत्र आया तो एक मैंने खबर पढ़ी, दिमाग से गुजर रहा है कि अखबार में पढ़ी थी कि योगी जी जो है वो साधु संतों का एक दस्ता लेकर के जो है नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो है नेपाल कूच करेंगे। तो अब तो ये महानता की बातें हैं, तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं उनमें भारत सरकार का रुख आए, प्रधानमंत्री कुछ बोले, विदेश मंत्री कुछ बोले, वो चीज़ें ठीक हैं, और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को या मंत्री को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। और जो अब अभी तक तो चलिए ठीक था, ये कहते थे पाकिस्तान चले जाओ, एक नया देश उसमें जुड़ गया है कि अब तो जो है वो अफगानिस्तान का भी जो है पासपोर्ट और वीज़ा लोग तैयार किए बैठे हैं। अब ये नहीं कह रहे हैं कि श्रीलंका चले जाओ, वहाँ भी पेट्रोल सस्ता है, सीता मैया का मायका है वहाँ सस्ता है। वो सुब्रमण्यम स्वामी जो है ट्वीट करते हैं कि सीता जी की मायके में सस्ता है, तो वहाँ नहीं बेचते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ जो है मिला करके मुझको लगता है कि वो ठीक है, जो भी है वो ठीक है। उसैद अहमद जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि भारत अब से 8 बार यूएन अध्यक्ष रह चुका है, 8 बार रह चुका है, उसैद अहमद बता रहे हैं। और बहुत धन्यवाद उसैद अहमद जी की आपने जानकारी दी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कितनी बार भारत अध्यक्ष रह चुका है, बता रहे हैं 8 बार रह चुका है। रूपराम गगरवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं सही बात, सही सच्चाई आप दिखाते हैं। कुंदन बिहारी भी जुड़े हुए हैं, असलम चिश्ती भी जुड़े हुए हैं, तमाम साथी, सीमा खातून भी हैं। लेकिन चलते चलते एक सवाल, छोटा सा सवाल चाहूंगा पुष्परंजन जी आपसे कि एक तरफ जो व्यापारिक समझौते जो हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच जो अभी तक व्यापार चलता था, इस पर तालिबान ने अभी फुल स्टॉप लगा दिया है। यह फुल स्टॉप लगाने का सीधा मतलब है कि आने वाले समय में अभी तालिबान भारत के साथ किसी भी ढंग का संबंध रखना है कि नहीं रखना है, उसकी शुरुआत तालिबान ने कर दी है। लेकिन
क्या आपको नहीं लगता है कि भारत के लिए जो मुश्किलें तालिबान अभी इस व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ खड़ा किया है, जो मुश्किल यहां दिखाई दे रही है, ऐसे में भारत को पहले से सतर्क नहीं हो जाना चाहिए? अपनी रीति, अपनी नीति, अपनी बातें सामने ला करके जनता के बीच भी रखनी चाहिए और साथ साथ क्या कुछ रहेगा आने वाले समय में वो एक पिक्चर क्लियर नहीं कर देना चाहिए भारत को? देखिए राजीव जी, पाकिस्तान को लेकर जो गलत पिक्चर और जिस तरह का पिक्चर क्रिएट किया जा रहा है अपने देश में, पहले भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को भी उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। जो सस्पेंड किया है व्यापारिक संबंध को, उसे रोका गया फॉर द टाइम की जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो, उसकी आर्थिक नीति, उसकी शिक्षा नीति, तमाम नीतियों का फॉर्मेशन होना है। उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे कि क्या करना है भारत के साथ, कैसे संबंध को विकसित करना है। अभी जो भारतीय दूतावास के लोगों को यहाँ भारत लाया गया था, जिस चार्टर प्लेन से, सेना की जिस प्लेन से, ग्रीन जोन में भारतीय दूतावास, काबुल के ग्रीन जोन है जहाँ की पूरे दुनिया के दूतावास जो जिनके संबंध अच्छे हैं उनके दूतावास हैं। उस ग्रीन जोन से एयरपोर्ट की दूरी 5 किलोमीटर है और वहां से आज भी मैं पढ़ रहा था स्टोरी और कुछ वायर भी आए थे जो हमारे भी एक संवाददाता है उन्होंने भेजा था कि बाकायदा तालिबान की एक टुकड़ी भारतीय दूतावास के आगे थी, उनको पूरा कोऑर्डिनेट कर रही थी, उनको पूरी सुरक्षा के साथ एयरपोर्ट तक ले गई थी। बीच में एक जगह फायरिंग भी हुई थी, कुछ लोग गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे कबीले के लोग थे शायद, वहां फायरिंग की भी घटना हुई थी और उनको सुरक्षित एयरपोर्ट के टर्मिनल तक जहाँ अंदर जाना था वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश तालिबान के ही जो जितने लड़ाके थे या जितने भी उनके कैडर के लोग थे उन्होंने की थी। भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बार भी ये बयान नहीं आया कि उन्होंने किस तरह की मदद की थी सुरक्षित पहुंचाने में। ये जरूरी था वो कहना, और कम से कम योगी आदित्यनाथ को बता देते, मैसेज देते कि भाई किस तरह से हमारे दूतावास के लोग आए, तो शायद उनको तालिबान का जो दुरुपयोग उस शब्द का करना है वो करने में परहेज करते, कम से कम सोचते कि इसको किया जाए नहीं किया जाए। दूसरा ये कि जो लोग इस तरह से बयान देते हैं, जारी करते हैं कि आप वहीं चले जाओ अफगानिस्तान और पेट्रोल लो, आप चले जाओ फला पाकिस्तान चले जाओ, उनको कम से कम इसकी नसीहत लेनी चाहिए कि आप फिर मुस्लिम देश से भारत पेट्रोल लेना ही बंद कर दे। वहां से एक बूंद पेट्रोल किसी भी मुस्लिम देश से नहीं लेना चाहिए। शुद्ध किसी हिंदू देश से या कोई गैर मुस्लिम देश से आप पेट्रोल मंगाइए और उसे डालिए अपने यहाँ, तो आपका भी राष्ट्रवाद जगता रहेगा। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये करना चाहिए लोगों को। बहुत अच्छी बात है कि अफगानिस्तान चले जाइए, वहां पर तेल सस्ता है और मुसलमान देश में आप तेल लेंगे। लेकिन अफगानिस्तान सार्क मेंबर भी है, ये मत भूले भारत, और अपनी जो भी विदेश नीति आप अभी तैयार करने जा रहे हैं, पाकिस्तान को एक तगड़ा, एक बहुत मजबूत अलायड मिल चुका है सार्क वाले मोर्चे पर। आप वहां पर आप खुद आइसोलेट नहीं हो जाएं, ये खतरा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं है। आप उस खतरे की तरफ नहीं जा रहे हैं कि आप सिर्फ आपको लग रहा है कि तुर्की और मुस्लिम कंट्रीज के समर्थन में या चीन के समर्थन में एक नया या ईरान के समर्थन में एक नया कॉकस तैयार हो रहा है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वो भी आपका है। साउथ एशिया का एक प्रमुख देश है, सदस्य देश है। अगर सार्क की राजनीति, भारत को सार्क की कूटनीति करनी है तो अफगानिस्तान को आप अलग थलग नहीं कर सकते हैं। अलग थलग करेंगे तो आप खुद उस एरिना से बाहर हो जाएंगे। ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से आपको कदम बढ़ाना है। कम से कम अपने बड़बोले मुख्यमंत्रियों को आप समझाइए, निर्देश नहीं देने की हालत में है तो समझाइए कि योगी आदित्यनाथ जी कम से कम अब तालिबान बोलना और उस जगह पे बोलना बंद कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ भी महिलाओं पर अत्याचार करने वाले अब भी जेल में हैं, जिसकी पत्नी को आप पंचायत चुनाव में टिकट दे रहे थे, वो दुष्कर्मी अभी भी जेल में है। तो आप भी एक तरह से तालिबान की भूमिका में आपके लोग थे। तो ये कुछ किसी पे कहने से पहले उसके अधिकार को भी समझिए। महिलाओं पर कितना जुल्म उत्तर प्रदेश में हुआ है या दूसरे लोगों पर कितना जुल्म हुआ है, आपके जो समर्थक नहीं है उसे भी देखने
जरूरत है आपके, वो लोग उसी रास्ते पे चल रहे थे। फर्क ये नहीं कि वो दूसरे दाढ़ी वाले तालिबान थे, आप संतरा वाले तालिबान हैं। जी राजीव जी, सारी बातें हैं और पॉलिटिक्स को लेकर के और खासकर तालिबान की अगर चर्चा करें तो उसको लेकर के, और इस वक्त भारत क्या कुछ करेगा, भारत क्या तालिबान को मान्यता देगा या नहीं देगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार बीजेपी के नेताओं के सुर बाहर आ रहे हैं, उनकी आवाज जो बाहर आ रही है, वो ये दर्शाती है कि एक पशोपेश की स्थिति में अभी भारत सरकार है। क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ जैसे कद्दावर नेता अगर तालिबान से तुलना करते हैं विपक्षियों का, तो इसका मतलब ये साफ दिखाई देता है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम, उनकी पार्टी तालिबान को समर्थन देने नहीं जा रही है। इसी तरह अगर बिहार का कोई नेता, बीजेपी का नेता कहता है कि आपको अगर सस्ता पेट्रोल और डीजल चाहिए तो अफगानिस्तान चले जाइए, तो यहां भी वही बात है। तो कहने का मतलब यही है कि आखिर तालिबान के साथ में हमारा संबंध क्या होगा। ये तो सामने दिख रहा है कि अब आने वाले समय में अफगानिस्तान पर तालिबान का राज होगा और वो उसकी एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है। आने वाले दिनों में वहां का राष्ट्रपति कौन होगा, कैसे क्या चलेगा, ये तमाम बातें रहेंगी। हमारा देश क्या करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए यहां पर क्योंकि हमारा और अफगानिस्तान का एक बहुत पुराना संबंध है और आज का संबंध नहीं है, सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना संबंध है। इस बात को आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो बहुत सारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और अपने विचारों को रख रहे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने का वक्त आ गया है और बहुत कुछ सुनने की जरूरत अभी हम लोगों को प्रोफेसर चतुर्वेदी जी से भी है। लेकिन अगले कार्यक्रम में क्योंकि ये मामला जो है बहुत बड़ा है और तालिबान पर एक कार्यक्रम करके, एक सवा घंटे का कार्यक्रम करके इस पर कोई चर्चा हमारी पूरी नहीं होगी। आप सब भी जानते हैं, संवेदनशील ही नहीं जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और असलम चिश्ती लिख रहे हैं, संवेदनशील मुद्दों पर खामोश रहकर हमारे प्रधानमंत्री ने सारे प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है खामोश रहने में। खैर, तो इसी के साथ आप तीनों से विदा लेना चाहूंगा। आप तीनों को बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जी, आपको बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े रहे हमारे साथ, अपने विचारों से को साझा किया आपने। और साथ में अमलेंदु जी आपको भी और पुष्परंजन जी आपको भी, आप तीनों को बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे इस कार्यक्रम में। आप लोगों ने अपने विचार रखे, अपने विचारों से हमारे साथियों को, देश दुनिया को अवगत कराया और क्या कारण है कि तालिबान मसले पर चुप हैं मोदी। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं प्रवीणा खातून का, देवेंद्र चटर्जी का, कुंदन बिहारी का, मनप्रीत इंडियन फार्मर का, असलम चिश्ती का, फिर मकसूद कादरी का, फिर चंद्रहास चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका भी, और प्रवीणा खातून भी हमारे साथ में, इम्तियाज मोहम्मद भी हमारे साथ में, देवेंद्र चटर्जी मदीना का मुसाफिर हैं, तमाम साथी बने, इब्राहिम खान भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, फिर कुंदन बिहारी जुड़े, तबरेज खान जुड़े हुए हैं, राम नारायण मेघवाल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, हेमंत कुमार जुड़े हुए हैं, हारून अब्बास हैं हमारे साथ, तो नसीम हजरत भी हैं, तो तमाम साथियों, सीमा खातून जुड़ी हुई हैं, रूपराम गुगरवाल हमारे साथ हैं, अहमद हुसैन बाघेर हमारे साथ में हैं, अंधभक्तों की मौत भी हमारे साथ में है, उसैद अहमद हैं, मकसूद कादरी हैं, नंद किशोर सिरपुरकर हमारे साथ, रियास हैं, राम नारायण मेघवाल हैं, अरुण मोटघारे भी हमारे साथ। तो तमाम साथियों, अब आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया है। आप लोगों से विदा चाहता हूं। आज अब कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ गंभीर मसले पर, इसी तरह दिन भर के कुछ चर्चाओं के साथ, और साथ में होंगे हमारे साथ हमेशा की तरह 3 खास मेहमान जैसे रहते हैं और साथ में होते हैं आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ जुड़ते हैं और कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। मोहम्मद नदीम भी गुड इवनिंग कह रहे हैं, चंद्रहास चंद्रा कह रहे हैं, राजू सर नमस्कार, बहुत दिन के बाद जुड़ा हूं आपसे, आशा करते हैं ईश्वर की कृपा आप सब। बिल्कुल चंद्रहास चंद्रा जी बहुत दिनों बाद बिल्कुल जुड़े हैं और आपका नाम देखा तो मैं ये कहने वाला भी था कि चंद्रहास चंद्रा जी बहुत दिनों बाद आप जुड़े हैं हमारे साथ, आप आए, जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और आप सब की खैरियत रहे, आप सब खुश रहें, अच्छे से रहें, यही कामना करता हूं। बीमारी का समय चलता रहा पिछले दिनों और काफी कुछ बदल गया इस देश में, आप सब जानते हैं, इसलिए भी आप सबकी चिंता भी बनी रहती है। मोहम्मद सद्दाम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं राजीव जी आपका डीवी लाइव चैनल बहुत अच्छा चैनल है, हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत धन्यवाद। और प्रवीण
परवीना खातून कह रही हैं टेक केयर सर, आप भी टेक केयर करिए, आप भी अपनी हिफाजत कीजिए, अपनी रक्षा कीजिए। मनप्रीत इंडियन कह रहे हैं सर जयशंकर का इस्तीफा होना चाहिए। इस्लाम खान नमस्कार कह रहे हैं। बनवारी मीना शुभ रात्रि कह रहे हैं। और मदीना का मुसाफिर भी थैंक्स कह रहे हैं। गुलाम रब्बानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो तमाम दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेता हूं, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीवी लाइव के दूसरे प्रोग्रामों को और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।